है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था, जैसा कि हमने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है कि जो बिजनेस मैनेजमेंट होता है उसका काम क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनल जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उन सबसे किस तरीके से टास्क परफॉर्म कराना, उनकी कैपेसिटी को इस तरीके से यूटिलाइजेशन करना जिससे कि हमारा जो प्री डिसाइडेड गोल है वो हमें अचीव हो जाए। तो उसके लिए क्या होते हैं, हमने पढ़ा था कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको फॉलो करके, उन जनरल ट्रुथ को, जनरल गाइडलाइंस को फॉलो करके क्या होता है, मैनेजर काम करता है। मैनेजर क्या करता है, मैनेजर को हेल्प करते हैं वो डिसीजन लेने में। ठीक है, ये हमने समझा था। तो वही चीजें बता रखी हैं, 5 पॉइंट दे रखे हैं। सबसे पहला दे रखा है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ठीक है, मींस क्या, उसकी जो इमेजिनेशन इनसाइट का मतलब क्या है, जो फ्यूचर ओरिएंटेशन किया हुआ है, फ्यूचर के लिए डिसाइड कर रखा है, जो एक क्या बोलते हैं, इनसाइट का मतलब एक दृष्टिकोण जो बना रखा है उसको रियल में कन्वर्ट करने का, उसके प्लान को, एक्सपेक्टेशंस को रियल में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। पहला पॉइंट ये बताया है। दूसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अगर इन प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं तो क्या होगा, हमारे ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी। हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हमेशा कितने होते हैं, कम होते हैं, उनको हमें क्या करना होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करना होता है कि उनका हम ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन कर सकें, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तीसरा तरीका है साइंटिफिक डिसीजन। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जो मैनेजर के जो डिसीजन हो वो एडॉक बेस पे हो। एडॉक बेस पे अगर डिसीजन लेगा, एडॉक का मतलब है हिट एंड ट्रायल बेसिस पे, कि चलो ऐसा करते हैं, इस बार इस साल कंपनी में ऐसा करके देख लेते हैं, देखते हैं कंपनी को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। कभी भी मैनेजर इस तरीके की कोई भी क्या बोलते हैं उसको, पॉलिसी मेक करके काम नहीं करेगा। उसको जो डिसीजन लेना होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट साइंटिफिक होगा, स्टैटिकल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो अपने मन से कुछ भी डिसीजन ले ले। ऐसा करेगा तो कुछ दिनों में कंपनी का सारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर बिल्कुल भी अगर उसने डिसीजन लेते समय केयरलेसनेस दिखाई तो। ठीक है, तो साइंटिफिक डिसीजन होते हैं। इससे अगर हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो चौथा दे रखा है मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंट नीड्स। अब चीज होता क्या है, बिजनेस में बार बार चेंजेस होते हैं, अब उस एनवायरनमेंट में हमें काम करना होता है। उस एनवायरनमेंट में काम क्या होगा, सारे जो डिपार्टमेंट है, सारे जो एम्प्लॉई हैं, वो तो जनरली क्या होता है, कोई भी चेंज को एक्सेप्ट करने से थोड़े हेजिटेट होते हैं, कोई भी नई चेंज को वो फॉलो करना नहीं चाहते। ठीक है, तो अब ऐसे काम कैसे कराया जाए, तो अब ये प्रिंसिपल हमारी हेल्प करेंगे। इसके बाद है फुलफिल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज होती है, अगर हम अब कुछ प्रिंसिपल इसमें ऐसे हैं जो भी अपन आगे पढ़ेंगे, उन प्रिंसिपल्स को अगर अपन फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा जो गोल है वो हमें अचीव होने लगेगा। हम क्या कर सकते हैं, सोसाइटी, बिजनेस का जो सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, सोसाइटी को गुड्स प्रोवाइड कराना, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। लास्ट अपना दे रखा है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। जो मैनेजमेंट कोर्स करते हैं, जो मैनेजमेंट डिग्री लेते हैं, डिप्लोमा लेते हैं, जो भी उनकी ट्रेनिंग होती है वो किन पे बेस्ड होकर होती है, उनको क्या सिखाया जाता है, वो दूसरे एम्प्लॉय से कैसे अपने आप को डिफर कर लेते हैं, क्योंकि वो उनको हेल्प करते हैं ट्रेंड करने में, एजुकेट करने में और रिसर्च करने में। रिसर्च का मतलब जो बताते हैं ना कि एक मैनेजमेंट को कैसा होना चाहिए, क्रिएटिवनेस होनी चाहिए, एक काम को डिफरेंट डिफरेंट वे में कैसे परफॉर्म करे, वो आर्ट होनी चाहिए उसके पास। तो वो सब कुछ आएगी कहाँ से, जब उसके पास कुछ बेस होना चाहिए जिसको वो फॉलो करे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको आज अगर यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास भी तो कुछ प्रिंसिपल होना चाहिए, कुछ एजुकेशन होनी चाहिए, कुछ डेटा होना चाहिए। उस रिसोर्स को मैं जब खुद यूज करूंगा तभी तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वे में उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझा सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गए, 6 के 6 क्या दे रखे हमारे, इम्पोर्टेंस। यहाँ जो सिग्निफिकेंस का मतलब है वो क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल। अब एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला दे रखा है प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। अब यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी का मतलब क्या है, मैनेजर को क्या करने में मदद कर रहे हैं, इंसाइट को रियलिटी में कन्वर्ट करना। इसको अपन सीधे सीधे शब्दों में समझें तो वही जो अपन हमेशा से बताते आ रहे हैं क्लास में, उसके बारे में हमने क्या बताया है, ये किसमें हेल्प करते हैं, हमारे कुछ एक्सपेक्टेड प्लान्स होते हैं, ठीक है, उनको ये किसमें, सॉरी ये वर्ड की जगह हम यहाँ यूज करते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि मेरा कुछ ना कुछ गोल हो, कुछ रिजल्ट हो, लाइक हो सकता है प्रॉफिट को लेके हो सकता है, या बोल सकते हैं सेल्स टर्नओवर को लेके हो सकता है, या अपना बात करें तो मार्केट साइज को लेके हो सकता है, या कॉस्ट को लेके हो सकता है। तो इनमें से कोई भी अगर सपोज कोई कंपनी
कंपनी ने, कोई ऑर्गेनाइजेशन ने अपना गोल बनाया, ठीक है, एक स्कूल की बात लेते हैं, स्कूल ने अपना गोल बनाया कि इस बार हम अपने रिजल्ट को इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो उसका गोल हो गया, लेकिन वो गोल कन्वर्ट होगा कैसे एक्चुअली पॉसिबल कैसे होगा, वो पॉसिबल कब होगा जब हम मैनेजमेंट लगाएंगे। अब मैनेजमेंट लगाने से ऐसा होगा क्या, मैनेजमेंट के पास ऐसा कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, उसको घुमाया और रिजल्ट आ गए, ठीक है, उसके लिए क्या है वो प्रिंसिपल, अब जो हम पढ़ेंगे वो प्रिंसिपल हेल्प करेंगे उनको किस चीज में, इस एक्सपेक्टेड प्लान को एक्चुअल रिजल्ट में कन्वर्ट करने में, ठीक है, एक्चुअल रिजल्ट्स में कन्वर्ट करने में मदद करेंगे, ठीक है, इनको बोल रहे हैं अपन प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। बात समझ में आ गई क्या बताया मैंने, सिंपल सी बात इतनी सी बताई है कि जो अगर प्रिंसिपल, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने रिजल्ट अचीव करनी है तो उसने लगाया मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के पास क्या था, मैनेजर ने क्या की, मैनेजर के पास क्या थे, कुछ स्किल्स थे, वो स्किल्स कहाँ से आए, उसने उन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया एज ए गाइडलाइन, और वो जब गाइडलाइंस उसने किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में लगा दी, उन प्रिंसिपल्स को, उन पॉलिसीज को, उन थ्योरीज को अडॉप्ट कर लिया उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्चुअल में कन्वर्ट कर दिए गए। जैसे कि एक अपन अभी आगे इसमें प्रिंसिपल पढ़ेंगे, तो प्रिंसिपल में उसमें पढ़ेंगे फेयर का प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके, कि अगर मैनेजर को काम कराना है तो क्या करना पड़ता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों देनी होती है किसी पर्सन को अपनी जो भी कोई उसका टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, तो अब ये वो प्रिंसिपल कैसे उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने में मदद करेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत होती है कि मैं बहुत सारा प्रॉफिट कमाऊं, बहुत सारा मेरा मार्केट प्लेस होना चाहिए, मेरी कॉस्ट बहुत कम होनी चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है, पर एक्चुअली होता क्यों नहीं है ऐसा, वहाँ के मैनेजर उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, उस तरह की एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो पहली चीज समझ में आई, इनसाइट को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, रियलिटी में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गाइड मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी रियल वर्ल्ड सिचुएशन, ठीक है, किस तरीके से अप्लाई करने की बात कर रहे हैं यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, कि रियल वर्ल्ड में एक्चुअल में चल क्या रहा है, उस रियलिटी सिचुएशन को लेके क्या कर रहे हैं, उनको अपने गोल डिसाइड करने में भी मदद कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था एक साइड से, अब दूसरे वाइस वर्सा पढ़ते हैं कि अगर रियल चीज हमें पता है, जो क्योंकि हमने बताया था कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो कैसे हैं, प्रैक्टिकली उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपनी थ्योरी जनरेट की है, तो क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, रियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैसा काम हो रहा है, वहां पर हम इन प्रिंसिपलों को लगाएंगे तो क्या हो सकता है, कैसे हम रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, कैसे बेटर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करा सकते हैं, तो उसमें हेल्प करते हैं। दूसरा, एदर टू दीज प्रिंसिपल विल इम्प्रूव दियर नॉलेज, अगर इन प्रिंसिपल्स को, एदर का मतलब क्या है यहाँ पर, फॉलो करना, टू फॉलो, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहते हो, अगर इन प्रिंसिपल्स को अगर वो फॉलो करते रहेंगे तो क्या होगा, इंप्रूव दियर नॉलेज, मैनेजर्स की नॉलेज इंक्रीज होगी, एबिलिटी जनरेट होगी, और अंडरस्टैंडिंग द वेरियस मैनेजरियल सिचुएशन, उनको ये भी चीजें पता चलेंगी कि पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में किस तरीके से काम करना है और कौन कौन सी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस क्या क्या हो सकती हैं, उन सब में भी हमें यहाँ पे ये मदद करेगा। क्या चीज, प्रिंसिपल्स। अभी आपको थोड़ा सा, अगर आप इसको प्रैक्टिकली लेके चलोगे तो वो अभी अपने को समझ में आएगा जब अपन नेक्स्ट क्लास में प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि कैसे, तब मैं आपको रिलेट कराऊंगा कि ये जो प्रिंसिपल्स के जो इंपोर्टेंस बता रखे हैं वो कैसे हेल्प करेंगे वहां पे हमको, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, पहली बात समझ में आ गई किस चीज में मैनेजर को मदद मिल रही है, उनकी एजुकेशन, उनको गाइडलाइंस देने का काम कर रहे हैं। दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, दस रिसोर्स से, ऑप्टिमम का मतलब मैंने बता दिया, एक तरीके से समझो तो मैक्सिमम, अप टू दी मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, एक मैनेजर से अपन एक एम्प्लॉय से कितने घंटे काम करा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 से 12, लेकिन मैक्सिमम की बात करें तो कंटिन्यूसली 24 घंटे काम करें मैं, ये भी पॉसिबल है, लेकिन ऑप्टिमम वर्ड इसीलिए लगा रहे हैं, ऑप्टिमम का मतलब होता है उस लिमिटेड टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम, ठीक है। क्या दे रखा है, द रिसोर्सेज विद द कंपनी आर लिमिटेड, कितने होते हैं हमारे पास रिसोर्स, हमेशा कितने होते हैं, देयर इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, हमेशा रिसोर्सेज कैसे होते हैं, बहुत कम होते हैं, लाइक चाहे बात करें मैन पावर की, अब बात करोगे आप सर की मैन पावर तो कितनी भी लगा सकते हैं लेकिन कॉस्ट भी तो बढ़ेगी, लेबर कॉस्ट भी तो बढ़ेगी, ठीक है। बात करें मटेरियल, मटेरियल भी हमारे पास लिमिटेड होता है, मनी की बात करें तो मनी भी हमारे पास रिलेटेड होती है, ठीक है।
मैनेज और क्या बोलते हैं अपने पास टेक्नोलॉजी, वो भी लिमिटेड होती है। अब इन सब चीज़ों को हमें किस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। अब कैसे मदद करेगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल इक्विप द मैनेजर टू सी द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ दियर डिसीजन एंड एक्शन दस रिड्यूस द वेस्टेज। उनको पहले से क्या मिल जाता है अगर वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं, इक्विप द मैनेजर। इक्विप द मैनेजर का मतलब उनको पहले से ही इनबिल्ट कर देते हैं, उनके अंदर ये कैपेसिटी जनरेट कर देते हैं कि उससे क्या होता है वो हर चीज का पहले से ही अपना डिसीजन लेने से पहले ही वो ये चीज डिसाइड कर लेते हैं तो उसका इफेक्ट क्या आने वाला है। अगर आपको पता चल जाए कि आप कम पढ़ाई करोगे तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, आप नंबर ऑफ रिवीजन इंक्रीज करते हो तो उसके क्या रिजल्ट होंगे। अगर इतना सब कुछ एनालिसिस आप पहले से कर लो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका जो वेस्टेज ऑफ टाइम है वो रिड्यूस होगा कि नहीं होगा। अभी हम रिसोर्सेज की बात कर रहे थे तो ये सारे के सारे जितने हमारे रिसोर्सेज है हमारे पास कम है। अब अगर हमें पहले से ही पता है कि इनका यूटिलाइजेशन किस तरीके से करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, तो हम वेस्टेज कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, गुड डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज ऑफ रिसोर्सेज मींस मैक्सिमम बेनिफिट विद मिनिमम कॉस्ट। ये हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो अपना पॉइंट है वो है साइंटिफिक डिसीजंस। अब साइंटिफिक वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, नेचर जब हम पढ़ रहे थे नेचर ऑफ मैनेजमेंट में भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट एज ए साइंस। जब साइंस है तो हमने वहां पढ़ा था कि मैनेजमेंट के डिसीजन कैसे होते हैं, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, साइंस जैसे होते हैं। साइंस का मतलब क्या होता है, सारी चीजें क्या होती हैं साइंस की तरह, उसके क्या होते हैं एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस होता है, यूनिवर्सलिटी होती है, जनरल ट्रुथ होती है, जनरल गाइडलाइंस होती हैं, जिनको अपन हर जगह कहीं भी लगाएं उनमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, वो एज इट इज ही हमको हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करने होते हैं। तो वही साइंटिफिक डिसीजन है हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कैसे डिसीजंस मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट, हमेशा फैक्ट्स पे बेस्ड होता है हमारा प्रिंसिपल। थॉटफुल एंड जस्टिफिएबल, जस्टिफिएबल मतलब न्यायोचित, जिसको अपन तर्क संगत बिल्कुल फैक्टफुली प्रूव कर सकते हैं कि ऐसा अगर हम करते हैं तो उसका ये इफेक्ट आएगा। दैट इज मींस कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। बात वही है, उसको घुमा फिरा के यहाँ पर अलग अलग वर्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रखा है। बात वही है कि अगर साइंटिफिक प्रिंसिपल है तो उनके फायदे क्या होते हैं, डिसीजन भी हमारे कैसे होंगे, फिर साइंटिफिक होंगे कि नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी डिसीजन ले लिया उसने अपने मन से मैनेजर ने, अगर ऐसा होगा तो रिजल्ट कभी भी सही नहीं आएगा, लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, कंपनी की फ्यूचर वायबिलिटी को लेकर भी क्या हो सकता है, डाउट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो साइंटिफिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है हमारे प्रिंसिपल्स। ठीक है, डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, थॉटफुल एंड जस्टिफिएबल इन टर्म्स ऑफ इंटेंडेड पर्पस। ठीक है, इसके बाद है अपना मैनेजमेंट प्रिंसिपल मस्ट बी टाइमली, रियलिस्टिक एंड सब्जेक्ट टू द मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन। कैसे होनी चाहिए, टाइमली, जिस टाइम पर जिस प्रिंसिपल की जरूरत है उस टाइम का बताएगा कि किस टाइम पर कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना है। रियलिस्टिक, जो कि प्रैक्टिकल सिचुएशन से रिलेटेड होने चाहिए, ऐसा नहीं जिनको प्रैक्टिकली हम अप्लाई नहीं कर पाए, ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल मीन्स सिंपली ये है वहाँ के रूल्स जो उस ऑर्गेनाइजेशन में हम लगा सकते हैं। सब्जेक्ट टू द मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, ऐसे होना चाहिए जिनको हम पहले से इनका क्या कर सके हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसे हमारे प्रिंसिपल होंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे डिसीजन भी कैसे हो जाएंगे, साइंटिफिक हो जाएंगे। ठीक है, प्रिंसिपल्स आर फ्री फ्रॉम बायस एंड प्रिजुडिस। बायस का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जहां किसी तरह का कोई पक्षपात हो, या प्रिजुडिस का मतलब जिनके रिजल्ट क्या हो, हानिकारक हो, हमारे लिए हार्मफुल क्रिएट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ट्रू एंड फेयर डिसीजंस होने चाहिए हमारे, साइंस की तरह। साइंटिफिक डिसीजन कैसे होते हैं, बिल्कुल ट्रू एंड फेयर, यूनिवर्सल एंड यूनिवर्सल ट्रूथ, और क्या बोल सकते हैं इसको अपन, से बेस्ड ऑन, या बोल सकते हैं अपन इसको जनरल जनरल प्रिंसिपल्स, एक्सपेरिमेंट, जनरल सॉरी यहाँ ये इसकी जगह लिखते हैं बेस्ड ऑन जनरल एक्सपेरिमेंट्स एंड इवैल्यूएशन। जब भी कोई एक रिजल्ट निकलता है वो कैसा होता है, साइंटिफिक होने का मतलब एक थ्योरी जनरेट होती है कि ऐसी, इसको अपन कहीं भी लगाएं किसी भी तरह, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, एज इट इज उसके रिजल्ट निकल के आएंगे। सेम हमें यहाँ पर साइंटिफिक डिसीजन आने से
अगर हम क्या लगा रहे हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल लगाएंगे तो वो कैसे होंगे, साइंटिफिक डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे किसी भी मैनेजर को। ऐसा नहीं है कि वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस ले रहा है ना, उसको एक प्रॉपर बेस क्रिएट करके दे रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अपना मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट। अब चेंजिंग इन्वायरमेंटल किसको बोल रहे हैं, जहां पर हेल्प कर रहा है। अब जरूरत क्यों पड़ी प्रिंसिपल की, नेक्स्ट चीज आती है, इसको समझते हैं इस बात की कि चेंजिंग इन्वायरमेंट। अब इसकी बात करें तो होता क्या है एक्चुअल में, अब हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल एंड चेंजेबल। बार बार उसमें क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। कभी एक आपने आज कोई डिसीजन, आपने आज कोई प्लानिंग की, कल मार्केट में चेंज हो गया, अब आपको वापस से नए चेंजेस करने पड़ेंगे। मीन्स बार बार बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रीडीली चेंज अकर्स इन द मार्केट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। होता क्या है, बार बार मार्केट में चेंज होंगे, इन्वायरमेंट में चेंज होंगे। सपोज टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है ना, जैसे कि आप बात करो कैसे कि कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी है, एक बार कोई कपड़ा बना रही थी, पता चला दूसरे दिन डिजाइन चेंज हो गई, तीसरे दिन वापस से। वहां पर क्या होता है, हर घंटे डिजाइन चेंज होती है। अब ऐसे इन्वायरमेंट में आप R&D का काम क्या होगा, बार बार डिसीजन लेने पड़ेंगे उसको। ठीक है, अब यहाँ पे मदद क्या मिल रही है, मीटिंग, हमने यहाँ पढ़ रहे हैं इंपोर्टेंस, मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट में। हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है, चेंजेस, तो हेल्प क्या कर रहा है वहां उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में काम करने में। क्यों, अगर इन्वायरमेंट रिजिड हो, चेंज नहीं हो उसमें किसी तरह का, फिर तो मैनेजर रखने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी, क्योंकि डिसीजन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब चेंजिंग इन्वायरमेंट होने की वजह से क्या चीज हो रही है, मैनेजमेंट नीड्स टू टेक मैनी डिसीजंस। बार बार उसको क्या करना पड़ेगा, मैनेजर को डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, और उन डिसीजंस को लेने के लिए उसको क्या चाहिए, हेल्प चाहिएगी, और वो हेल्प मिल रही है उन गाइडलाइंस के थ्रू। वो डिसीजन ले कहाँ से रहा है, उन गाइडलाइंस के थ्रू। उनकी नॉलेज जब उसको हो जाएगी तो उनको वो प्रैक्टिकली उसको ये पता होगा कि मैं कौन सी सिचुएशन में, कौन से चेंजेबल एनवायरनमेंट में कौन सा प्रिंसिपल अडॉप्ट करता हूँ जिससे मेरी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का वो गोल मुझे अचीव हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इफेक्टिव एंड डायनामिक एंड दस हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू मीट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, क्या हो रहा है अब यहाँ पे, कैसे होते हैं हमारे प्रिंसिपल, कैसे होते हैं, इफेक्टिव एंड डायनामिक। ये दोनों वर्ड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऐसे इफेक्टिव का मतलब टाइम पर, राइट टाइम पर अप्लाई हो सकते हैं। दूसरा, राइट टाइम पर हमें डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे, राइट टाइम पर हमें रिजल्ट निकाल के देंगे। और डायनामिक का मतलब क्या बताया था मैंने, चेंजिंग नेचर वाला, अडेप्टेबिलिटी हो, जिसमें क्वालिटी हो अडेप्ट करने की, एबिलिटी टू अडेप्ट द चेंजेस, अकॉर्डिंग टू चेंजेस काम करने की। ऐसे प्रिंसिपल है हमारे मैनेजमेंट के, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बिजनेस के चेंजिंग एनवायरनमेंट है, चाहे तो टेक्नोलॉजी में चेंज होता रहे। अब आप देख रहे होंगे बिजनेस में, अभी कोरोना की वजह से सब कुछ चेंज होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई, वर्किंग स्टाइल भी चेंज हो गई। लेकिन क्या बड़ी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सक्सेसफुल जिनको बोलते हैं अपन, क्या उन्होंने अपने बिजनेस को बंद कर दिया, नहीं। वो कंटिन्यूअसली अपने बिजनेस को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, नई स्ट्रेटेजी बना के काम करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जो ऑफलाइन वर्क कर रहे थे उन्होंने ऑनलाइन करना शुरू कर दिया, दैट इज द डायनामिक नेचर। लेकिन ये अब हेल्प, अब ऐसा हो कैसे रहा है कि इन्वायरमेंट में कैसा भी चेंज हो, ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअसली अपने प्रॉफिट अर्न कर रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स हेल्प करेंगे उनको उस गोल को अचीव करवाने में, राइट। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप टाइम पर, जब आप अपने गोल अचीव कर लोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब ऑर्गेनाइजेशन टाइम पर काम करेगी, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली काम करेगी, तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का बात मीन्स क्या होता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ पब्लिक फोर्सेस ऑल द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब दूसरी बात आती है, जरूरत क्या पड़ी। अभी मैंने आपको पहले भी काफी बार बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ एक वर्ड के बारे में, दोबारा यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी मार्केट में तो उसको उसकी कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कुछ तो लॉ ने उसको लीगली फोर्सफुली बाउंडेड कर रखा है उन रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए। कुछ ऐसी होती है जो वॉलंटरी नेचर की होती है।
और अगर ऑर्गेनाइजेशन में उसको सरवाइव करना है मार्केट में तो उन्हें फॉलो करना पड़ता है। मींस अकॉर्डिंगली, सिंपल वर्ड में समझे तो क्या निकल के आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू दी सोसाइटी उसको क्या करना पड़ता है, अपने बिजनेस को रन करना पड़ता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट ओनली हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल बट आल्सो गाइड मैनेजर टू परफॉर्मिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आल्सो किस चीज में हेल्प कर रहे हैं हमको, कि कैसे हम अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करें। कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाना हर कोई जानता है, हर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा लेती है, लेकिन अगर उसने सोसाइटी को सेटिस्फाई नहीं किया, सोसाइटी मींस ऐसे समझ सकते हो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारे सप्लायर भी आते हैं। आपका सप्लायर आपसे सेटिस्फाई नहीं है तो वो आपको गुड्स टाइम पर अवेलेबल नहीं कराएगा। ठीक है, आप टाइम पर पेमेंट नहीं करते हो तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होंगी। तो हेल्प क्या हो रही है, अगर ये हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑटोमेटिकली फुलफिल होती है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है आज के टाइम में सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना, चाहे वो वॉलंटरी नेचर की हो चाहे वो मैंडेटरी नेचर की हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। अगर ये प्रिंसिपल्स हैं तो मैनेजमेंट को क्या हेल्प मिल रही है, अपनी नॉलेज को डे टू डे अपडेट करने की। क्योंकि जो प्रिंसिपल्स उसने थ्योरी पढ़ी उसको अप्लाई किया तो उसके अंदर क्या हुआ, नए नॉलेज क्रिएट होगी। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द कोर ऑफ द मैनेजमेंट। कोर का मतलब क्या होता है, कोर मीन्स सेंट्रल एरिया। कोई भी चीज जिसपे मेन, कोर का मतलब हो गया है तो आप समझ सकते हो इम्पोर्टेंट एरिया। ठीक है, और ओब्लिक फील्ड, कोई भी ऐसी फील्ड जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कोर का मतलब हो गया सेंट्रल एरिया, जहां से सारी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। जैसे कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी करेगी तो कौन करेगी, सेंटर पे होती है सारी पावर, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एरिया। वो क्या है, कोर हो गया। ठीक है, तो हमें क्या पता, क्या मैनेजमेंट के लिए क्या काम कर रहे हैं प्रिंसिपल, एज ए इंपोर्टेंट कोर एरिया की तरह काम करते हैं, आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग नॉलेज। उनकी नॉलेज इंक्रीज करेंगे, which form the basis for the management training and research। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं जो किसमें हेल्प करते हैं, उनको रिसर्च करने में। रिसर्च का मतलब उनके अंदर क्या आएगा, इसकी वजह से क्रिएटिव माइंड क्रिएट होगा, उनका क्रिएटिविटी आएगी उनके अंदर। ठीक है, काम को डिफरेंट वे में परफॉर्म करना। इसी की वजह से क्या है, हमारा जो R&D डिपार्टमेंट है वो सरवाइव कर पाएगा अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट के, अपने प्रोडक्ट को चेंज कर पाएगा, उसमें वैल्यू एडिशन कर पाएगा। ठीक है, तो अभी अपन ने जो पढ़ा एक बार दोबारा से समझते हैं क्या क्या हमने यहाँ डिस्कस किया। सबसे पहला था प्रोवाइडिंग मैनेजर इनसाइट। ठीक है, रियलिटी बेसिस पे मैनेजर को एक दृष्टिकोण प्रदान कर रही है जिसके थ्रू वो क्या करेगा, मैनेजर अपने काम को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर पाएगा। दूसरा, अगर प्रिंसिपल होंगे तभी हम क्या करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, क्योंकि हमको पहले से पता होगा कि क्या करने से क्या इफेक्ट आने वाला है, तो इसलिए हमारी वो पॉलिसी हमें पहले से गाइड कर देंगी, तो हमारी वेस्टेज बच जाएगी। तीसरा वाला मैंने बताया था, डिसीजन कैसे हो जाएंगे मैनेजर की, अब एडॉक बेसिस पे नहीं रहेंगे, रियलिस्टिक साइंटिफिक डिसीजन लेगा, बिल्कुल एक्यूरेट डिसीजन होंगे। ठीक है, चौथा होगा कैसा, चेंजिंग एनवायरनमेंट है, क्योंकि बिजनेस कैसा होता है, चेंजेबल। उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में कैसे काम करना है, हेल्प कौन कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल्स, क्योंकि वो कैसे नेचर के हैं, डायनामिक। पांचवा क्या था, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकती अगर उसने अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं की। मींस अगर प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाया और सोसाइटी की ओर ध्यान नहीं दिया तो भी बिजनेस बेकार है, आने वाले फ्यूचर में उसके लेकर क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। छठवां क्वेश्चन, छठवां अपना पॉइंट क्या है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा है, नॉलेज प्रोवाइड करा रहा है मैनेजमेंट को, टाइम टू टाइम अपडेट कर रहा है, और उसके बेस पे क्या कर रहा है, वो उस ट्रेनिंग लेने के बाद ही क्या करेगा, मैनेजमेंट को आर्ट में कन्वर्ट करेगा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एज ए आर्ट। अब आर्ट का मतलब समझते हैं यहाँ से, अब अगर आप समझ सकते हो, अब ये प्रिंसिपल सबके लिए सेम है। एक क्लास में 10 मैनेजर ट्रेनिंग ले रहे हैं और 10 के 10 को, सपोज आप सारे के सारे जितने हो उन सबको मैंने क्या किया, मैनेजमेंट के बारे में बता दिया कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ये हैं, इनको लगाओगे तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, नहीं लगाओगे तो डिफीट करेगी। ठीक है, तो ये आपको सबको पता है, लेकिन इन प्रिंसिपल्स को, इन नॉलेज को, इन एक्सपीरियंस को आप कैसे अप्लाई करते हो, दैट इज कॉल्ड आर्ट। इसीलिए हम बोलते हैं मैनेजमेंट एज ए आर्ट। ठीक है, सॉरी, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो बाकी का अपन जो प्रिंसिपल है, टेलर्स का प्रिंसिपल, वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं।